नमस्कार दोस्तों, एमएस कैंपस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में। इसका मतलब ये एक नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 आरबीएससी की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 8 जो है वो है कार्बन एवं उसके यौगिक। एनसीईआरटी की बुक में ये शायद 4th चैप्टर है, ठीक है। नेम सेम ही है, कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर की जितनी भी सारी चीजें हैं, चाहे वो कार्बन से रिलेटेड हों, सभी रिएक्शंस हों, उन सभी को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 2 या 3 पार्ट्स के अंदर हम कोशिश करेंगे कि पूरा के पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। तो अच्छे से समझने के लिए आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको सभी समझ में आ सके। इससे पहले जो हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे दैनिक जीवन में रसायन। इसका मतलब रोजाना डेली लाइफ में जो वो आपका चैप्टर था उसमें क्या क्या चीजें थी, एसिड, बेस, सारी की सारी रिएक्शंस, उन सबको मैं डिस्कस करा चुका हूं। यदि आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ रहे होंगे, वहां से आप देख सकते हो, या फिर आई बटन जो होता है उसमें लिंक आ रहे होंगे, वहां से भी आप देख सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे भी हैं जो पूछ रहे हैं कि सर नोट्स वगैरह कब तक मिल पाएंगे। तो देखिए, नोट्स पर हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी जो है वो आपको नोट्स उपलब्ध हो पाएंगे। देखते हैं किस चैनल के थ्रू या किस तरीके से हम आप तक नोट्स को पहुंचा सकते हैं। तो उन सब चीज़ों पर बातचीत अभी चल रही है, तो बहुत जल्दी जो है वो नोट्स का भी जो है वो समाधान कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए। साथ ही साथ आप फेसबुक का जो पेज है एमएस कैंपस, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जहां से आप सारी की सारी जो वीडियोस हैं उनको बारे में, साथ ही साथ आपको नोट्स वगैरह के बारे में या कुछ जरूरी क्वेश्चंस जो हैं या छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो फेसबुक पेज पे आपको मिल जाती है एमएस कैंपस के, तो आप वहां से भी देख सकते हैं उसको, ठीक है। और भी हम कोशिश कर रहे हैं, खास करके जो आपकी क्वेरी थी नोट्स से रिलेटेड, उसको हम जरूर कोशिश करेंगे कि कुछ दिनों के अंदर उसको हम सॉल्व कर लें, जिससे कि नोट्स जो हैं वो ज़्यादा जल्दी तरीके से आपके पास पहुंच सके। तो आप उस चीज़ की चिंता ना लें। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ अब जब आप समझाता हूं मैं आपको, तो आप उस टाइम भी नोट्स बना सकते हैं खुद। अगर आप चाहें नोट्स बनाना तो आप उस टाइम भी नोट्स बना सकते हैं। ज़्यादातर चीज़ें जो है मैं बोर्ड पे लिखता हूं, तो आप नोटबुक लेके बैठ सकते हैं अपने साथ में और जो भी चीज़ें हैं उनको लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी खास करके जो जरूरी चीज़ें होंगी उनको मैं बोर्ड पे लिखूंगा, तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लिए कीजिए, और अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं तो आप लिख लिया कीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि आप लिखें, जिससे कि आपको भी प्रैक्टिस होगी हर चीज़ की और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए और इसको समझिए अच्छे से। और साथ ही साथ और भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है ये चैप्टर, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, चैप्टर का नाम ही है कार्बन एवं उसके यौगिक। इसका मतलब इस पूरे चैप्टर में हमारा जो मेन हीरो रहने वाला है वो रहेगा कार्बन। हम कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरह से हमारी जो डेली लाइफ है वो कार्बन से अफेक्ट होती है। इसका मतलब कार्बन जो है वो हमारी डेली लाइफ में कितना काम आता है, कहां कहां उसकी जरूरत महसूस हमको होती है, ठीक है। अब सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि भाई कार्बन के जो यौगिक हैं उनको कार्बनिक यौगिक कह दिया जाता है। इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो मैं करना चाहूंगा इस छोटे से टॉपिक से, जिसका नाम है कार्बनिक यौगिक। सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि कार्बनिक यौगिक हैं क्या। तो देखिए, कार्बनिक यौगिक वही हैं जिनमें कार्बन जो है वो मुख्य भूमिका में हो। इसका मतलब ऐसे यौगिक जिनमें सभी चीजें कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होती हूं, कार्बन से, उन सभी को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज हमको क्लियर हो गई। अब बात आती है कि भाई इनके बारे में क्या क्या बताया गया, कौन कौन से सिद्धांत दिए गए, क्योंकि इस चैप्टर की जो एक तरीके से हम कह सकते हैं स्टार्टिंग जो है, जो प्रस्तावना है इस चैप्टर की, उसमें कहीं ना कहीं हमको ये टॉपिक जरूर समझना है, जिसका नाम है कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन मुख्य भूमिका में होता है या ज्यादा मात्रा में पाया जाता है या ज्यादा जरूरी चीज होती है, उन सभी को कार्बनिक यौगिक कह दिया जाता है। अब यहां समझते हैं कि इन कार्बनिक यौगिकों के बारे में एक वैज्ञानिक थे और उन वैज्ञानिक का नाम था बर्जीलियस। ध्यान से समझिएगा। अब आप एक वैज्ञानिक थे और उन वैज्ञानिक का नाम था बर्जीलियस। बर्जीलियस ने कार्बनिक यौगिकों के संबंध में एक सिद्धांत दिया था और उस सिद्धांत का नाम है जैव शक्ति सिद्धांत।
ठीक है, तो आप ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे। बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने कार्बनिक यौगिकों के संबंध में एक सिद्धांत दिया था और उस सिद्धांत का नाम था जैव शक्ति सिद्धांत। ये जैव शक्ति सिद्धांत जो उन्होंने दिया था, इसमें उन्होंने मुख्य रूप से यह चीज बताई थी कि कार्बनिक यौगिक जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, उनका निर्माण या उनकी प्राप्ति केवल और केवल सजीवों से हो सकती है। इसका मतलब जो जीवित हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों या मनुष्य हो या जीव जंतु हो, उनके शरीर से ही हम केवल और केवल कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त कर सकते हैं। इस सिद्धांत को कहा गया जैव शक्ति सिद्धांत। इसका मतलब यह है कि जो निर्जीव चीजें हैं या और साधारण चीजें जो हैं, उनसे हम कार्बनिक यौगिकों का निर्माण नहीं कर सकते। यह सिद्धांत दिया गया बर्जीलियस के द्वारा, लेकिन यह सिद्धांत बिल्कुल गलत था। जब उन्होंने यह सिद्धांत दिया था 17 और 18वीं शताब्दी में, उस समय तो हो सकता है कि यह सिद्धांत ठीक हो। 1815 में यह सिद्धांत दिया था, ठीक है, तो उस समय हो सकता है कि यह सिद्धांत ठीक हो, लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने खोज की और वैज्ञानिक खोज इसमें करते गए, और उससे यह निष्कर्ष निकला कि कोई जरूरी नहीं है कि जीवित या सजीवों से ही निर्माण किया जा सकता है कार्बनिक यौगिकों का। एक ऐसा पदार्थ बनाया गया, एक दूसरे वैज्ञानिक आए इनके बाद, जिनका नाम था होलर। होलर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले यूरिया का निर्माण करके दिखाया था, ठीक है, और ये यूरिया का जो उन्होंने निर्माण किया, ये निर्जीव पदार्थों से किया, मतलब कि उनमें सजीव की कोई भी डायरेक्ट भूमिका नहीं थी। तो इससे इस चीज को सिद्ध किया जा सकता है कि जो जैव शक्ति सिद्धांत दिया गया था बर्जीलियस के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा था कि केवल और केवल हम सजीवों से ही प्राप्त कर सकते हैं कार्बनिक यौगिकों को, उसको कहीं ना कहीं होलर नामक वैज्ञानिक ने जो है वो गलत सिद्ध कर दिया। ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी इसकी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें बताना भी जरूरी हो जाता है, जिससे कि हमको पता रहे। और हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए, जैसे कि भाई जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया, या बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत क्या कहता है, तो थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कार्बन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन को। कार्बन की मैं मुख्य विशेषताएं लिख रहा हूं बोर्ड पे, और आप उनको अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है। कार्बन जो है, इसका प्रतीक चिन्ह होता है C। इसका मतलब आवर्त सारणी के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर हम इसे C से प्रदर्शित करते हैं। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक, वो होता है 6, जबकि इसका परमाणु द्रव्यमान जो है वो होता है 12। इसका मतलब परमाणु क्रमांक तो हो गया 6 और परमाणु क्रमांक हो गया 12। इसे कुछ इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, मतलब कि आवर्त सारणी जब आप देखोगे तो ये कुछ आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा, जिसमें नीचे की संख्या जो है ये प्रदर्शित कर रही है परमाणु क्रमांक को, जबकि ऊपर की जो संख्या है वह प्रदर्शित कर रही है परमाणु द्रव्यमान को। चूंकि परमाणु क्रमांक इसका 6 है, इसलिए यह अधातु की श्रेणी में भी आता है। इसका मतलब यह अपनी प्रकृति में किसके समान व्यवहार करेगा, अधातुओं के समान। अधातुओं का मतलब हो गया ज्यादा कठोर नहीं होगा, हालांकि उसमें अपवाद हैं कुछ, लेकिन अधातुओं के हिसाब से जो है वो व्यवहार करेगा। ये इसकी विशेषताएं हो गई। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना चाहें, कार्बन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां पर लिखना चाहूं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। इसका जो प्रथम कोश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 और दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। यदि मैं यहां पर देखिए, ये मुख्य जानकारी है जो आपको लिखनी है। परमाणु क्रमांक 6, परमाणु द्रव्यमान 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है या ये दिखता कैसा है। तो देखिए, इसकी संरचना जब हम बनाते हैं तो ये होता है इसका नाभिक, ये प्रथम कोश होता है और ये दूसरा। पहले नाभिक के अंदर प्रोटॉन उपस्थित होते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। पहला जो कोश है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, जबकि बाह्यतम कोश के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको कि कुछ इस तरीके से मैं प्रदर्शित कर रहा हूं। कुल मिलाकर इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 6 होती है, प्रोटॉनों की संख्या भी 6 होती है। बाह्यतम कोश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 4 है, 1 2 3 और 4। इस 4 संख्या के कारण इसकी संयोजकता जो है
वो हो जाती है 4। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि कार्बन जो है इसकी संयोजकता कितनी होती है 4। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में कि किन किन तरीकों से यह कार्य करता है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं और आप उसका आंसर जरूर ध्यान रखिएगा कि क्या उसका आंसर होगा। क्वेश्चन है कि भाई कार्बन जो है वो सभी से सरलतापूर्वक बंध बनाता है, क्यों? सरलतापूर्वक बंध बनाता है क्यों? इस तरीके से एक क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि भाई कार्बन जो है वह सभी से सरलतापूर्वक बंध बनाता है और इसका कारण क्या है। तो आपको यहां पर ध्यान से समझना है कि इसका प्रमुख कारण यह है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और 6 परमाणु क्रमांक होने की वजह से कार्बन जो है वो आकार में छोटा होता है। जब आकार में वो छोटा होगा तो वह बड़े से बड़े आकार में भी फिट हो जाएगा। मतलब कि कोई अगर बड़ा यौगिक है जिसका आकार बहुत बड़ा है तो उनके मध्य के रिक्त स्थानों में भी वह आसानी से आ जाता है। तो सबसे पहली जो इसकी विशेषता है वो यही है कि इसका आकार छोटा है। दूसरा जो इसका कारण निकल के आता है वो आती है इसकी संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 है, जिस कारण से यह बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है। देखो, जुड़ने की जो विधियां हैं वो 2 तरीके से जुड़ सकता है, या तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर या ग्रहण करके, और दूसरा जो तरीका आता है वो आता है इलेक्ट्रॉनों का साझा करके। मतलब कि इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे से साझा करते हैं और साझा करने में यदि कोई तत्व माहिर है तो उसमें सबसे पहले नाम आता है कार्बन का। तो साझा कर लेता है इलेक्ट्रॉनों का, जिस वजह से भी यह आसानी से जुड़ जाता है। तो ये 2 प्रमुख कारण हैं कि कार्बन जो है वो सभी के साथ सरलतापूर्वक बंध बना लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप वो ये लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक के बारे में कि कार्बन जो है वो एकल बंध से भी जुड़ सकता है दूसरों के साथ में, द्विबंध द्वारा भी जुड़ सकता है और त्रिबंध के द्वारा भी जुड़ सकता है। तो ये इन तरीकों से जुड़ सकता है। कार्बन की जो संरचना होती है वो समचतुष्फलकीय होती है। ठीक है, तो कार्बन की संरचना अगर आपको पूछ ली जाए तो आप बताएंगे कि कार्बन की जो संरचना है वो किस तरीके की है, समचतुष्फलकीय प्रकार की है। इसमें बंध कोण जो है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, ये कार्बन में कार्बन और कार्बन परमाणु मतलब कि कार्बन के जो बंध हैं उनके मध्य जो बंध कोण होगा वह 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब मैं डिस्कस करता हूं यहां पर कि ये बंध कोण होता क्या है, मतलब कि बंध कोण जो है वो किसे कहा जाता है, क्या है बंध कोण। तो बंध कोण के बारे में हम समझते हैं। जैसे कार्बन की मैं संरचना बनाऊं तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से जुड़े होते हैं। तो देखिए, ये एक बंध है, ये दूसरा बंध है। इन दोनों बंधों के मध्य की जो ये दूरी है या ये मध्य का जो स्थान है, इसमें जो कोण बनेगा इसे ही कहा जाएगा बंध कोण। और इस बंध कोण का जो मान है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो ये बंध कोण के बारे में जो है वो मैं आपको समझा रहा था। तो धीरे धीरे अब जैसे कि जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम कार्बन से रिलेटेड कि वो जुड़ता कैसे है, क्या उसकी और क्या विशेषताएं हैं, या कार्बनिक यौगिकों के बारे में क्या है, तो उसमें हम आपको समझाएंगे। छोटी छोटी वीडियोस रख रहे हैं ताकि आप भी आसानी से देख सकें और समझ सकें वीडियोस को। ठीक है, टॉपिक अब मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आया है तो आप उसे कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये अच्छी लग रही है आपको वीडियो तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के बारे में भी आपको आसानी से पता चल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।